हेलो दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी है पिता के कातिल ससुराल वालों को बहू ने कलेक्टर बनकर ऐसा सबक सिखाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबों को हाथ लगाने की? भूल गई कि तेरे बाप ने पढ़ाई लिखाई के खर्चे से बचने के लिए ही तो तेरी शादी कर दी थी। बड़ी आई मेरी किताबों को हाथ लगाने वाली। चल हट यहाँ से। कितनी बार बोला हूँ तुझसे कि पलंग के उस कोने में बस तुम्हारी जगह है, पर लगता है मेरी कही हुई बात तुम्हारे इस बेकार से बेजे में अटी नहीं है ना। वो तो माँ के कहने पर मैंने तुम जैसी लड़की से शादी कर ली थी, तो उस कोने को छोड़कर इस कमरे में किसी भी जगह पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। शर्मिला का पति संजीव उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला। शर्मिला डरते हुए बोली, मैं तो बस किताबों को देख रही थी। शायद आपको पता नहीं, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। ग्रेजुएशन में मुझे अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे और मैं भी आगे पढ़ना चाहती थी। पर पापा, कहते कहते शर्मिला की आंखें भर आई। संजीव बोला, तो तुमने क्या सोचा कि अपने अधूरे सपनों को तुम ससुराल में पूरा करोगी? मुंगेरली लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दो और जाकर जिस काम के लिए तुम्हें इस घर में लाया गया है वो करो। जाओ जल्दी से मेरे जूते पॉलिश करो, मुझे ऑफिस में निकलने में देर हो रही है। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी और इसके बाप ने ये बदखूबसूरत लड़की मेरे माथे मर दी। अब जाती हो जान लगाऊं। शर्मिला डर से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी और वहां से निकल गई। जैसे ही वो कमरे से आंसू पोंछते हुए निकली, उसकी सास कामिनी जी बोली, अरे ओ महारानी, मेरी चाय कहाँ है? शर्मिला बोली, अभी लाती हूँ माँ जी। इतना कहकर वो रसोई में गई और झटपट चाय बनाकर कामिनी जी को हाथ में दे दी। एक घुट पीकर कामिनी जी ने पूरी की पूरी चाय शर्मिला के ऊपर फेंक दी और बोली, ये चाय है? लगता है पानी उबालकर दे दी है। घर में दूध और चीनी खत्म हो गई है। तेरा भिखारी बाप ऐसी चाय पीता होगा, मैं नहीं पीती। शर्मिला का पूरा हाथ जल गया और वो दर्द से कराह रही थी। मेरा हाथ। कामिनी जी अपने आराम से कुर्सी से उठी और शर्मिला के बाल पकड़कर खींचती हुई बोली, एक तो गलती करती है, ऊपर से नखरे दिखा रही है। मुझे बेस्वाद ठंडी चाय पिलाती है और जलने का नाटक करती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी घटिया चाय पिलाने की? रुक, तेरी हड्डी पसली संजीव से एक करवाती हूँ। संजीव, ओ बेटा संजीव। संजीव कमरे से बाहर निकला और बोला, हाँ माँ बताओ क्या हुआ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें जूते पॉलिश करके लाने को कहा था ना, कहाँ है मेरे जूते? कामिनी जी मुंह बनाकर बोली, देखना बेटा, एक तो मुझे बेकार और ठंडी चाय दी, ऊपर से जब मैंने कहा कि मैं नहीं पीऊंगी तो अपने ऊपर चाय गिराकर कहती है उसका हाथ जल गया। ऐसे में तो किसी दिन ये पुलिस वालों को जाकर कहेगी कि हम इसे सताते हैं। संजीव बोला, अरे माँ, कहाँ से आपने मुझे गवार के साथ बांध दिया? ये बहुत ड्रामेबाज है। आपको पता है, चोरी छुपे मेरी किताबों को देख रही थी, तो मैडम को पढ़ने लिखने का भी शौक है, देखिएगा। कामिनी हंसते हुए शर्मिला के कान पकड़ी और मरोड़ते हुए बोली, क्यों री, तुझे पढ़ने का शौक है? क्या पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी? फिर क्या करेगी बोल? हमें जेल में डालेगी? चल जा, मेरे बेटे के जूते को चमका कर ला, क्योंकि उसका जूता भी तुझसे ज्यादा चमकता है। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगे। समय बीता, अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे शर्मिला की शादी को कि कामिनी जी ने अपने घर के ऊपर और 2 कमरे बनवाने की सोची और उसका सारा खर्चा शर्मिला के बाप कौशल बाबू से मांगा। कौशल बाबू हाथ जोड़कर कामिनी जी के सामने खड़े थे। बहन जी, मैं कहाँ से इतने पैसे दे पाऊंगा? बड़ी मुश्किल से इसकी शादी का खर्चा जुटाया था और दहेज में आपको 25 लाख रुपए दिए थे और अभी तो मेरी दूसरी बेटी भी कुंवारी बैठी है, अपनी नानी के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही है, उसके भी हाथ पीले करने हैं। कामिनी जी बोली, देखो तो ज़रा,
ये तो ऐसे कह रही हैं जैसे दूसरी बेटी पैदा करने से पहले इन्होंने हमसे पूछा था। अब देखिए भाई साहब, नीचे 2 कमरे का मकान है, एक में मैं रहती हूँ। अब एक कमरे में मेरा बेटा आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे बेटे के पास बहुत सामान है, तो उसके लिए ऊपर अलग से कमरा बनवाना चाहती हूँ। अरे अब रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं तो उन्हें क्या आंगन में ठहराऊंगी? तो अपनी बेटी के लिए ये खर्चा तो आपको उठाना ही पड़ेगा। कौशल बाबू रोते हुए बोले, बहन जी, मैं खुद को बेच भी दूंगा तो आपको पैसे नहीं दे सकता। और जहाँ तक बात है शर्मिला की, तो वो अब आपके घर की इज्जत है, उसे जैसे आप रखना चाहिएगा वो रहेगी। क्यों बेटा? शर्मिला कुछ कहती उससे पहले कामिनी जी बोली, आप उससे क्या पूछ रहे हैं? घर का एक काम तो वो ढंग से कर नहीं पाती है, तो हम उसे अपने घर में रखे ही क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप अपनी छोटी वाली बेटी को भी हमारे घर ही भेज दीजिए, घर के काम काज कर लेगी, खाना पीना हम दे देंगे। कामिनी जी की बात सुनकर कौशल बाबू की गर्दन लज्जा से झुकी जा रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर संजीव से कहा, दामाद जी, आप ही अपनी माँ को समझाइए, भला मैं अपनी जवान बेटी को आपके घर कैसे भेज सकता हूँ? संजीव ने 2 टूक जवाब दिया, मेरी माँ के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश भी मत करना बुड्ढे। एक तो अपनी बेवकूफ़ बेटी को मेरे माथे मर दिया और बात करता है। क्या गलत कह रही है मेरी माँ? घर में काम वाली की ज़रूरत पड़ती ही है, तो भेज दो से। शर्मिला की ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बहन यहाँ आकर घर के काम कैसे कर सकती है? संजीव ने उसे आंखें दिखाई तो वो डरते हुए हाथ जोड़कर अपने पिता की तरफ देखी और बोली, पापा आप क्यों आए यहाँ? अचानक कौशल जी नज़र शर्मिला के हाथ पर गई, जो बुरी तरह से झुलसा हुआ था। उन्होंने बोला, बेटा ये तुम्हारे हाथ कैसे जल गए? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? कामिनी जी शर्मिला के जले हुए हाथों को कस के दबाते हुए बोली, अभी तो सिर्फ हाथ जला है, अगर तुमने हमारी मांग पूरी नहीं की ना, तो किसी दिन तुम्हारी बेटी का राख एक मिटने में मिलेगा। बोलो तैयार हो? शर्मिला बुरी तरह से दर्द में छटपटा रही थी। बेटी के ऐसे दर्द को देखकर कौशल बाबू समझ गए कि पिछले 6 महीने से वो किस दर्द से गुजर रही है। इन्हीं सब बातों को वो सोच रहे थे कि अचानक उनके सीने में दर्द उठी। शर्मिला अपने हाथों को छुड़ाते हुए कौशल बाबू के पास भागकर उनके सिर को अपने गोद में लेकर बोली, पापा क्या हुआ आपको? पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कामिनी जी संजीव को बोली, कहीं ये बुढ़ा मर तो नहीं गया? अगर ये यहाँ मर गया तो सारा दोष हम पर आ जाएगा। कुछ कर बेटा। संजीव बात को संभालने के लिए शर्मिला से बोला, जल्दी से पानी लेकर आओ, शायद गर्मी से बेहोश हो गए होंगे। शर्मिला जैसे ही वहां से हटी, संजीव ने कौशल बाबू की नब्ज देखी तो वो नहीं चल रही थी। संजीव ने कामिनी जी को इशारा किया तो कामिनी जी बोली, ऐसा कर, बाप बेटी को किसी तरह गाड़ी में बैठाकर उनके घर भेज दे। अब उसका बाप तो हमारी मांग पूरी करने से रहा, तो इसके साथ साथ इस कुलमुही से भी छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही शर्मिला पानी लेकर भागती हुई आई, संजीव बोला, मैं गाड़ी वाले को बोला हूँ, तुम पापा को लेकर अपने घर जाओ और वहीं से डॉक्टर को दिखा देना। शर्मिला बोली, पर पापा को हुआ क्या है? संजीव बोला, बेवकूफ़ औरत, मैं क्या डॉक्टर हूँ जो बीमारी बताऊंगा? तुम बस अपने बैग में अपना सामान ले लो और अपने बाप को ले जाओ अस्पताल, और जब ठीक ना हो वापस मत आना। शर्मिला और कौशल बाबू को गाड़ी में बैठाकर संजीव ने भेज दिया और उसके घर फ़ोन करके कह दिया कि 2 घंटे पहले शर्मिला अपने पिता के साथ मायके के लिए निकल चुकी है। शर्मिला पढ़ी लिखी थी तो उसने घर जाने की बजाय अपने पिता को जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर पहुंची, पर डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक आया था, जिससे इनकी मृत्यु आधे घंटे पहले ही हो गई है। शर्मिला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो सब समझ गई कि पिता की मृत्यु क्यों और कब हुई। कुछ ही देर में सारे घर वाले और रिश्तेदार वहां जमा हो गए।
शर्मिला की सौतेली माँ दुर्गा जी छाती पीट पीट के रोने लगी है। भगवान, अब मैं क्या करूं? अब इसकी वजह से हुआ है। मुश्किल से तो इससे पीछा छुड़वाया था, पर शादी के बाद भी इसने हमें चैन से नहीं रहने दिया। अब मेरी सुनो, बेटी को क्या होगा? कौन करेगा उससे शादी? जीते जी तो अपने बाप को खा गई, अब क्या हमें खाएगी? दूर हट जा इनसे। इतना कहते हुए दुर्गा जी ने शर्मिला को दूर धकेल दिया। शर्मिला रोते हुए बार बार अपने पिता से मिलने की गुहार कर रही थी, पर दुर्गा जी ने ना तो उसे अपने पिता का अंतिम दर्शन करने दिया, ना ही घर में प्रवेश करने दिया, ये कहते हुए कि अब तुम अपने ससुराल जाओ या डूब कर कहीं मर जाओ, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं। रात का समय था। सुनसान सड़क पर शर्मिला बेसुध चलती जा रही थी कि तभी कुछ आवारा लड़के उसे परेशान कर रहे थे। शर्मिला अपने आप को उनसे बचाने के लिए भाग रही थी कि तभी अचानक से वो एक गाड़ी से टकराई। गाड़ी की रोशनी देखकर वो आवारा लड़के वहां से भाग गए और शर्मिला डर से अपने आप को छुपा रही थी। उस गाड़ी से एक लंबे चौड़े कद-काठी के व्यक्ति, जिन्होंने काला कोट पहन रखा था, उन्होंने ममता भरा स्पर्श शर्मिला को दिया और बोले, बेटी डरो नहीं, मैं कोई बुरा इंसान नहीं, मैं इलाहाबाद कोर्ट का एक वकील बोसु त्रिपाठी हूँ। पर ये लोग कौन थे जो तुम्हें परेशान कर रहे थे? शर्मिला ने जब ये सुना कि वो कोई सुरक्षित हाथ है तो वो रोते हुए उनके पैर पकड़ ली और बोली, बाबूजी मुझे बचा लो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, वो तो मेरे पति। और इतना कहकर वो रोने लगी और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। बोसुद बाबू ने शर्मिला को सहारा दिया, फिर भागकर अपनी गाड़ी से एक चादर लेकर आए और शर्मिला को ढकते हुए बोले, तुम मेरे साथ चलो। शर्मिला ने आश्चर्य भरी निगाहों से उनको देखा तो सुबुद बाबू बोले, चिंता मत करो बेटा, मेरे घर में मेरी पत्नी कमला भी है, तुम वहां पर सुरक्षित रह सकती हो। इतना कहकर वो उसे अपने घर लेकर गए। घर में प्रवेश करते ही सुबोध बाबू बोले, कमला कमला जरा आना, देखो तो हमारे घर कौन आया है। कमला जी मुस्कुराती हुई आई और बोली, आप किसे ले आए? बुसुद बाबू बोले, तुम ही कहती थी ना कि पूरे दिन तुम घर में अकेली रहती हो, तो तुम्हारे लिए एक बेटी लाया हूँ। बेटी शब्द सुनते ही कमला जी की आंखें भर आई और उनके पांव वहीं रुक गए। फिर वो बोली, आप बार बार क्यों मेरे गांव को कुरेदते हैं? एक बेटी के जाने के गम से आपका जी नहीं भरा जो फिर इसे उठाकर ले आए? कह दीजिए इसे चली जाए यहाँ से, मैं अब किसी की माँ बनना नहीं चाहती। इतना कहते हुए कमला जी वहाँ से चली गई। सुबुद बाबू ने शर्मिला को बैठाया, पानी पीने को दिया और बोले, बेटा तुम कमला की बातों से परेशान मत होना, बेचारी दुखियारी माँ है, इसीलिए अब और दुख देखना नहीं चाहती है। शर्मिला बोली, दुख? बड़े घर में रहकर भी दुख? सुबुद बाबू बोले, हाँ बेटा, बड़ा घर सुखी हो ये ज़रूरी तो नहीं। कभी ये घर भी मेरी बेटी की आवाज़ों से चहकता था। कितने अरमानों से हम दोनों ने दान दहेज देकर उसे विदा किया था, पर साल भर नहीं हुआ कि एक दिन खबर आई कि मेरी बेटी ने खुद को ख़त्म कर दिया। बेटी इतनी कमज़ोर तो नहीं थी जो वो। शर्मिला बोली, क्यों बाबूजी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बेटियों को दहेज की गाड़ी पर बिठाकर विदा करोगे तो वो खुश रहेंगी? अरे दहेज के लालची तो वो कुत्ते हैं जिनके सामने कितनी भी हड्डी डाल दो उनका पेट नहीं भरता। कहते कहते शर्मिला रोने लगी। तभी कमला जी उसके लिए कुछ खाने को लेकर आई और शर्मिला की बात को सुनकर बोली, क्या तेरे साथ भी? शर्मिला ने अपने जले हुए हाथ को कमला जी के आगे कर दिया और बोली, देखो माँ जी, मेरे पति और मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया है। उनके दुर्व्यवहार व्यवहार के कारण मेरे पिता ने मेरे सामने तोड़ दिए, पर मैं उनके लिए कुछ ना कर सकी। वो गुनहगार हैं मेरे पिता के, उनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, पर मैं कुछ नहीं कर पाई अपने पापा के लिए। कहते कहते वो अपना सर दीवार से पटकने लगी। कमला जी ने सुबुद बाबू की तरफ देखा तो सुबह बाबू ने शर्मिला को रोकते हुए कहा,
तुम अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती हो ना, बोलो। शर्मिला अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बाबूजी, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, पर मैं कमज़ोर औरत कर ही क्या सकती हूँ। सुबोध बाबू बोले, कोई औरत कमज़ोर नहीं होती, बस उसे अपने अंदर की शक्ति को जगाना होता है, तभी तो वो दुर्गा और काली का रूप लेकर दोषियों का श्रृंगार करती है। और किसने कहा तुम अकेली हो? कमला जी अपने आंचल से शर्मिला के आंसू पोंछी और बोली, मैं एक बेटी खो चुकी हूँ, अब इसे नहीं खोना चाहती, तो इसके लिए आपको जो करना है कीजिए, पर इसे इंसाफ दिलाइएगा। सुबोध बाबू टेबल पर पड़े हुए पेन को उठाकर शर्मिला के हाथ में देते हुए बोले, इंसाफ की लड़ाई तो इसे अब खुद लड़ना होगा, और हथियार है ये कलम, जो तलवार से कम नहीं। शर्मिला अब उनके साथ रहने लगी और पूरी मेहनत से वो पढ़ाई करने लगी। उसके बचपन का सपना कि उसे कलेक्टर बनना है, अब वो उसमें पूरी तरह से जुट चुकी थी। दुनिया समाज से कटकर वो सुबोध बाबू की छत्रछाया में आगे बढ़ती जा रही थी। देखते देखते 3 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर एक दिन ऐसा समय आया जिस दिन पूरे घर वाले उसकी परीक्षा का परिणाम जानने के लिए बैठे थे। तभी अचानक किसी का फोन आया और सुबोध बाबू बोले, क्या सच कह रहे हो तुम? कमला जी और शर्मिला दोनों के सब्र का बांध टूटा जा रहा था। शर्मिला बोली, बाबूजी बताइए ना क्या हुआ रिजल्ट? कमला जी बोली, अरे बता भी दीजिए, बेचारी सुबह से भूखी प्यासी बैठी है, तो मेरी बिटिया को इतना भी परेशान मत कीजिए। सुबोध बाबू बोले, शर्मिला बेटा, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो, तुम कलेक्टर बन गई हो। शर्मिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी से सुबोध बाबू और कमला जी को गले से लगा लिया और उसका आशीर्वाद लिया। एक हफ्ते बाद सुबोध बाबू एक दिन बाहर से घर आए और शर्मिला को बोल, शर्मिला तुम्हें पता है तुम्हारी पहली पोस्टिंग कहाँ है? शर्मिला बोली, कहाँ है बाबूजी? सुबोध बाबू बोले, कुरुक्षेत्र के मैदान में। शर्मिला बोली, मैं समझी नहीं। सुबोध बाबू बोले, दिल्ली। दिल्ली शब्द सुनकर शर्मिला एक पल को डर गई। फिर सुबोध बाबू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, पिछले 3 साल से तुम इतनी मेहनत कर रही हो, अब उसका नतीजा दिखाने का समय आ गया है। जाओ अपनी जन्मभूमि पर और अपनी कलम की ताकत से अपने पिता और अपने ऊपर हुए अत्याचार का हिसाब करो। शर्मिला एक हफ्ते बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई। एक रोज जब कोर्ट से वो अपनी कोठी के तरफ जा रही थी, तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक बदहवास लड़की आकर टकराई। ड्राइवर बोला, मरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, कलेक्टर की ही गाड़ी मिली थी। शर्मिला बोली, बेचारी कोई परेशान है, उसकी मदद की जगह तुम उसे इस लाल बत्ती का दोस्त दिखा रहे हो। ड्राइवर बोला, सॉरी मैडम। शर्मिला बोली, जाकर देखो कौन है। ड्राइवर निकलकर उस लड़की से बात करने लगा। लड़की फरियाद करने लगी तो ड्राइवर बोला, मैडम जी की कोठी यहीं पर है, थोड़ी देर बाद वहां आ जाना और वही बात कर लेना मैडम जी से। इतना कहकर वो शर्मिला को लेकर कोठी में चला गया। शर्मिला बिना आराम किए अपने ऑफिस में गई और ड्राइवर से बोली, उस लड़की को भेजो। वो लड़की सामने आई तो शर्मिला को बार बार लग रहा था कि वो चेहरा जाना पहचाना हुआ है। पीड़ित लड़की रोते हुए बोली, मैडम जी मुझे बचा लीजिए, मेरी सास मुझे बहुत मारती है और मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता। एक तो वह मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, ऊपर से अपनी माँ के कहने पर बार बार मुझे मेरी माँ के घर पैसे लेने के लिए भेज देते हैं। शर्मिला ने पहले उसे एक गिलास पानी दिया और बोली, पहले पानी पी लो, अपना नाम और पता तो बताओ, फिर देखते हैं क्या करना है। लड़की ने एक सांस में पूरा पानी खत्म कर दिया और बोली, मेरा नाम सन्नू है, मैं यहीं दिल्ली के सरोजनी नगर मोहल्ले में रहती हूँ। शर्मिला हैरानी से पूछे, पिता का नाम? सन्नू बोली, कुशल, पर वो इस दुनिया में नहीं है। क्या तुम्हारी माँ का नाम दुर्गा है? हैरानी से शर्मिला ने पूछा तो सन्नू बोली, जी, पर आपको कैसे पता? शर्मिला की आंखें भर आई। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या तुम्हारे पति की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास?
सन्नो ने झट से अपना फ़ोन निकाला और जैसे ही उसने तस्वीर दिखाई, शर्मिला के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका पति संजीव था। ये तुम्हारे पति हैं? पर ये तो उम्र में तुमसे बड़ा है। सन्नो बोली, जी मैडम, ये पहले मेरी बड़ी बहन के पति थे, पर पैसे की भूखी मेरी माँ मुझ पर कुछ खर्च नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने इनसे मेरी शादी करवा दी, ये कहकर कि हम दहेज नहीं दे सकते, पर मेरे मरने के बाद मेरे पिता की सारी संपत्ति उनकी हो जाएगी। और फिर कहते कहते सन्नो फूट फूट कर रोने लगी। शर्मिला ने तुरंत पुलिस थाने फ़ोन किया। संजीव और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज करवाया तो पुलिस वाले उन दोनों को उठाकर थाने लेकर आए और सन्नो की गवाही पर उनके खिलाफ मुकदमा चला। संयोगवश सन्नो और संजीव के केस की सुनवाई शर्मिला के सामने आई। शर्मिला जानती थी कि उसे शायद इस केस में अपनी गवाही भी देनी पड़े, तो उसने अपने साथ एक और जज को रखा। तारीख के दिन जैसे ही शर्मिला सबके सामने आई, सभी लोग उठ खड़े हुए, लेकिन कामिनी जी और संजीव ऐसे अपनी जगह पर जम गए मानो उन्होंने भूत देख लिया हो। शर्मिला बोली, क्या हुआ कामिनी जी, क्या आपने भूत देख लिया? आपको या आपके बेटे को कलेक्टर के सामने कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये भी क्या अब हमें सिखाना होगा? दोनों झट से अपनी जगह पर खड़े हो गए। कामिनी जी संजीव की तरफ देखी और धीरे से बोली, ये तो। संजीव बोला, हाँ माँ, ये शर्मिला ही है, आज ही हमें नहीं छोड़ेगी। कलेक्टर साहिबा के सामने एक एक बात की गई और संजीव और कामिनी जी बहुत पुराने खिलाड़ी थे, तो उन्होंने उल्टा सन्नो और उसकी माँ दुर्गा पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने ही लालच में आकर अपनी बेटी की शादी संजीव से करवाई और अब उन दोनों की नज़र संजीव की जायदाद पर है। केस को सही दिशा नहीं मिल रही थी, तो हार कर हाफ टाइम के बाद दूसरा जज सामने आ रहा और शर्मिला एक गवाह के तौर पर सामने आई और सारी पुरानी बातों को खोल कर रख दिया। ब्रेक टाइम पर संजीव आवेश में आकर बोला, मैं जानता था तुम अपनी पुरानी बातों को मुझसे और मेरी माँ से बदला ले रही हो। अरे कलेक्टर बन गई हो तो क्या कानून अपने हाथ में लोगी? शर्मिला ने एक जोड़ का चांटा संजीव को जड़ दिया और बोली, मैं कोर्ट माफी चाहूँगी आपने इस बर्ताव के लिए, पर ये माँ बेटे इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं और ये इसकी माँ लालची भेड़िए से कम नहीं है, जो बोली बाली लड़कियों के माँ बाप को फंसाते हैं, फिर उनसे दहेज की मांग करते हैं और फिर जीवन उसके माँ बाप का खून चूसते हैं, जिसका सबूत मैं हूँ जज साहब। तो फिर इस कोर्ट को और क्या सबूत चाहिए मिलॉर्ड? मेरे कोर्ट से बस इतनी दरख्वास्त है कि मुझे और सन्नो को इंसाफ दे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के दबाव में या उसके बर्ताव के कारण किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए भी सामने वाले को गुनहगार माना जाता है, और ये दोनों माँ बेटे मेरे पिता के गुनहगार हैं, जिनकी इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। कोर्ट ने 15 मिनट का ब्रेक लिया ताकि फैसला हो सके। सन्नो का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, क्या आप ही मेरी बड़ी बहन शर्मिला हैं? शर्मिला बोली, हाँ सन्नो, मैं ही तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम इसलिए मुझे नहीं पहचान पाई क्योंकि बहुत छोटे में तुमने मुझे देखा था और इसके बाद दुर्गा माँ ने तुम्हें पढ़ने के लिए तुम्हारी नानी के घर भेज दिया था। तभी दुर्गा रोते हुए शर्मिला के सामने आई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दे शर्मिला, मैं तुम्हें पहचान में भूल कर दी। तुम्हारे पापा की मौत का जिम्मेदार मैं हमेशा तुम्हें मानती थी, और सन्नो तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं क्या करती बेटा, मैं अकेली औरत कहाँ से इतना दान दहेज इकट्ठा करती? यही सोचकर मैं संजीव से तुम्हारी बहन की शादी कर दी थी, पर मुझे क्या मालूम था। शर्मिला बोली, ये आपने कैसे सोच लिया कि जो आपकी सौतेली बेटी के साथ बुरा कर सकता है वो आपकी अपनी बेटी का पलकों पर आकर रखेगा, उसे इज्जत देगा? आज आप जैसी माँ की लालच में ना जाने कितनी ही मासूम बेटी चुपचाप जुल्म सहती हैं या फिर चिताओं पर लेट जाती हैं,
पर मुझे अब आप लोगों से कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि मैंने अपना एक अलग परिवार बना लिया है। हाँ, सन्नो को इंसाफ मिल जाएगा तो मैं समझूंगी पापा को भी इंसाफ मिल गया। पुलिस और पड़ोस के लोगों की गवाही पर संजय और कामिनी जी को 7 साल की सज़ा सुनाई और सन्नो को संजीव से तलाक दिलवाया गया। शर्मिला ने सन्नो की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च अपने हाथों में लिया और वापस अपने नए परिवार सुबोध बाबू और कमला माँ के पास लौट गई और जीवन की नई शुरुआत की और सुबोध बाबू और कमला जी का भी परिवार पूरा हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।